बांग्लादेश की स्थितियां परिस्थितियां कमोबेश वैसी ही हैं, बल्कि इंदिरा की इमरजेंसी से ज़्यादा बुरी हैं। मोहम्मद यूनुस जो हैं वो कहे जा रहे हैं कि वो चाइना और पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज बात करने हम जा रहे हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। भारत में हैं वो इस वक्त और वहाँ पर अंतरिम सरकार जो है वो उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगातार अत्याचार कर रही है और इसी को लेकर बीच बीच में वो उनके साथ संवाद करती हैं। लेकिन आज जो संवाद हुआ है उनका वो बेहद ख़ास है। उन्होंने कहा है कि मैं मरी नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं आऊँगी। और जो वर्तमान सरकार है उस पर भी उन्होंने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि मोहम्मद यूनुस चोर हैं और बांग्लादेश की सरकार आतंकवादियों की सरकार है। अब ये जो संवाद उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किया है और जो उन्होंने एक डायलॉग दिया है कि मैं ज़िंदा हूँ और आऊँगी वहाँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर, तो उसका मतलब क्या है या आज इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं और वो इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। बांग्लादेश की स्थिति पर तो हम लोग चर्चा करते ही आ रहे थे। बिहार में माफ़ करेंगे, वो भारत में हैं और अभी प्रधानमंत्री लौटे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से, वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई मोहम्मद यूनुस से। मोहम्मद यूनुस ने उनसे कहा कि उनको हमें सौंप दीजिए, उन पर बहुत मामले दर्ज हैं, कार्रवाई करनी है। उसके बाद अब ये जो संवाद हुआ और इतने तल्ख शब्दों में सीधे सीधे अटैक मोहम्मद यूनुस पर, आतंकवादियों की सरकार है, वो चोर हैं, हम लौट कर आएंगे, हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, ये जो शेख हसीना का बयान आया हुआ है ये लगभग उसी अंदाज में है जब भारत में आप याद कीजिए इमरजेंसी लगी हुई थी और जयप्रकाश नारायण जो कि लोकनायक बोले जाते हैं, उन्होंने एक बयान दिया था, याद कीजिए उसको, डरो नहीं अभी मैं जिंदा हूँ। तो वो उनका जो एक बयान था और उसके बाद पूरा देश जागृत हुआ और उसके बाद जयप्रकाश नारायण रातों रात पूरी तरह से लीडर बन गए थे। मतलब लीडर तो वो थे ही, सर्वमान थे, लेकिन पूरा देश उनके पीछे खड़ा हो गया था और इस आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने संभाला और इंदिरा की इमरजेंसी को उन्होंने कहीं ढकेलने का काम किया। देश में जो मूवमेंट खड़ा हुआ था वो उनके एक बयान से खड़ा हुआ था। ये बयान भी लगभग उसी तरह का है। बांग्लादेश की स्थितियां परिस्थितियां कमोबेश वैसी ही हैं, बल्कि इंदिरा की इमरजेंसी से ज़्यादा बुरी हैं। उस वक्त इंदिरा गांधी किसी उस राष्ट्र की कठपुतली तो नहीं थी, कम से कम वो अपनी मनमानी कर रही थी, अपनी तानाशाही चला रही थी। मोहम्मद यूनुस जो हैं वो कहे जा रहे हैं कि वो चाइना और पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे हैं। वो उस बांग्लादेश के एक तरह से दुश्मन राष्ट्र के साथ मिले हुए हैं। पाकिस्तान दुश्मन राष्ट्र ही है, जैसे भारत के लिए वो शत्रु राष्ट्र है वैसे ही कमोबेश बांग्लादेश के लिए भी है, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ के है, क्योंकि वहाँ के लोगों को तमाम तरह से शोषण किया जा रहा था, तमाम तरह से परेशान किया जा रहा है। आज वो उसके साथ हाथ मिला रहे हैं, हाथ ही नहीं मिला रहे हैं बल्कि तमाम व्यापारिक सौदे कर रहे हैं, चाइना के इशारे पर तमाम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा है, अपने देशवासियों से अपील की है कि वो डरे नहीं, अभी वो जिंदा हैं। और तय बात है जिसका आपने जिक्र किया कि अभी जब दोनों लोग मिले हैं, प्रधानमंत्री मोदी और यूनुस, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातें की हुई हैं जिसमें उन्होंने कहा कि वहाँ पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो वो गलत है, वहाँ पर शांति स्थापित कीजिए और लोकतंत्र स्थापित कीजिए। एक साल लगभग समय हो रहा है और एक साल में वो सिर्फ अपनी ही सलाहकार के रूप में थे और उनको 6 महीने के अंदर वहाँ चुनाव कराने थे। दुगना समय हो गया है, वो वहाँ पर सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, कार्यवाहक सरकार के बजाय। चाइना से एग्रीमेंट कर रहे हैं, कलकत्ता से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक लैंड दे रहे हैं उनको, वहाँ पर चाइना अपना बेस बना रहा है, तो वो भारत के लिए खतरनाक है। उस पर भी भारत ने ऑब्जेक्शन किया हुआ है। चिकन नेक बताकर उस समुद्री इलाके को अब बता रहे हैं कि हम ही हैं यहाँ पर। हाँ, भारत पर एक बयान दिया हुआ है कि भारत की लास्ट सीमा खत्म हो जाती है, समुद्री सीमा नहीं है, बांग्लादेश के पास समुद्री सीमा है। तो उस पर विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कड़ा जवाब दिया हुआ था और उसके बाद से मौन भी है, शांत भी है, फिर कोई बयान नहीं आया। ये बात भी तय है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर के भी कुछ ना कुछ बात यूनुस ने भी कही होगी और प्रधानमंत्री ने भी कुछ ना कुछ बात की होगी। जब लोकतंत्र वापस लाने की बात प्रधानमंत्री ने कही है तो इसका मतलब वहाँ चुनाव होने हैं। चुनाव होने हैं तो इसका मतलब ये जो बयान आया हुआ है इसको आपस में कनेक्ट करिए आनंद जी। जो शेख हसीना ने बयान दिया है
कि डरो नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, वापस आ रही हूँ। इसका मतलब है शेख हसीना बहुत जल्द अपने वतन यानी कि बांग्लादेश पहुँचेंगी। बांग्लादेश पहुँचेंगी तो उन्होंने जो बयान दिए हैं, तमाम सारे बयान हैं उनके, उसमें उन्होंने क्रमवार मतलब स्टेप बाय स्टेप सारे विषयों को लिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक आतंकवादी देश बनाने में यूनिस प्रयासरत हैं। एक भाई बांग्लादेश, पाकिस्तान को तो आतंकी देश ही कहा जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। अमेरिका से लेकर विदेश के तमाम देश उसको एक तरह से प्रतिबंधित किए हैं और तमाम तरह की निगरानी कर रहे हैं। आज आप किस श्रेणी में ले जा रहे हैं बांग्लादेश को? फिर उन्होंने अपने राज्य की, अपनी सरकार की तुलना की कि हमारे समय में ऐतिहासिक ग्रोथ जीडीपी बढ़ी हुई थी। बांग्लादेश की जीडीपी इस लेवल पे गई थी कि उसकी तुलना भारत की जीडीपी से होने लगी थी। तो उन्होंने उसका जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में वहाँ पर मीडिया को कुचला जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को कुचला जा रहा है, तो ये सारे बयान शेख हसीना के इस बात के साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि वह भारत में बहुत दिन रहने वाली नहीं है। उन्होंने जो यहाँ पर एक तरह से शरणार्थी का जीवन जिया है, अब वो समय लगभग पूरा होने वाला है। बहुत जल्द वो अपने वतन वापस लौटेंगे। अब ये भी कहा गया कि बिम्स्टेक में जब प्रधानमंत्री वहाँ पर गए थे तो पहले से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन बहुत ये अनुरोध भारत से उन्होंने किया, मोहम्मद यूनुस ने, तो फिर प्रधानमंत्री उनसे मिले और प्रधानमंत्री ने सख्त लहजे में सारी बातें रखी कि इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं वो भी न दिए जाएं। अब जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं, जो बयान आया है, उसमें उन्होंने एक बात और कही कि उनके पिता को मार दिया गया, उनकी माँ को भी मार दिया गया, उनके भाई को भी मार दिया गया, लेकिन वो बच गईं। इस बार भी उनकी हत्या करने की पूरी कोशिश की गई लेकिन बच गई। अल्लाह को कुछ मंजूर है, वो कुछ चाहते हैं, इसीलिए मुझे वो बचा रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल, जो जिसका आपने जिक्र किया है, उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों के सामने अपने माता, पिता, भाई को मरते देखा था। कमोबेश वही स्थिति एक बार फिर बनी बांग्लादेश में। जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, एक अलग देश बनाने का काम उनके पिता ने किया हुआ था, जिसमें भारत भी एक सहयोगी रहा था। पहला राष्ट्र भारत था जिसने राष्ट्र की मान्यता दी थी बांग्लादेश को। तो उन्होंने एक इमोशनल अपील की हुई है कि अगर वो उस समय बची थी जब उनका पूरा परिवार ख़त्म कर दिया गया था और वो किसी तरह से बची निकली, यानी कि ऊपर वाला अल्लाह उनका ये चाह रहा है कि वो कुछ करें, उन्होंने किया। अब जबकि फिर कमोबेश वही स्थिति बनी और उस स्थिति बनने के बाद वो फिर बचकर निकल गई हैं। इसका मतलब है कि ऊपर वाला उनसे कुछ और कराना चाह रहा है, यानी कि वो देश के लिए कुछ और करना चाह रही हैं, अपने वतन के लिए कुछ और करना चाह रही हैं। इसमें साफ साफ मैसेज है कि उनके अंदर 77 साल की भले ही उनकी उम्र हो गई हो, लेकिन वो पूरे एक युवा ताकत की तरह अपने लोगों को अपने फेवर में बोल रही हैं, उनके फेवर में बोल रही हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि उनकी पार्टी के लोगों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया है, इसका न्याय होगा। उनका जो विश्वास है, उनका विश्वास ये है कि वो फिर पूरी ताकत से बांग्लादेश में वापस लौटेंगी और जो अत्याचार इस बीच कर रहे हैं या किया गया है वो संभल के रहें। उनको उन्होंने चेतावनी देने का भी काम किया हुआ है। और एक ये भी कि प्रधानमंत्री जब वहाँ से लौटे और जो बातचीत हुई उसके बाद ये बयान आना, इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ उनको भी संकेत ज़रूर मिला है कि प्रधानमंत्री और यूनुस के साथ क्या बात हुई और प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने जिस लहजे में उनसे बात की, जिसका जिक्र आपने किया भी कि चुनाव का समय है और चुनाव होना चाहिए था अब तक, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, और उसके बाद ये बयान, कुछ वहाँ पर इस मुलाकात के बाद कुछ माहौल बदल रहा है क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश में? अब बिल्कुल देखिए, पूरे विश्व में जितने भी संयुक्त राष्ट्र है या जो भी बड़े देश हैं, वो पूरे विश्व के सभी देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया चाहते हैं कि लोकतंत्र कायम रहे। और कहीं पर अगर ऐसा लगता है कि लोकतंत्र तो है दिखावे के तौर पर, लेकिन हकीकत में वहाँ तानाशाही है या वहाँ की मीडिया को कमज़ोर किया जा रहा है या लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, तो इंटरनेशनल एक प्रेशर बनता है। वही प्रेशर मोहम्मद यूनुस पर बन रहा है, बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार पे बना हुआ है, और वो प्रेशर मामूली नहीं होता है। उसमें आप चाइना और पाकिस्तान का सपोर्ट लेकर के, ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरे विश्व को किनारे करते हैं। भारत भी इतना कमज़ोर या इतना हल्का नहीं है कि आप एक मजबूत राष्ट्र जिसकी आप पूरी बिजली ले रहे हैं, हाँ, जैसे आप पूरी इकनॉमी अपनी खड़ी कर रहे हैं, जिसने पिछले 20 सालों में आपको 25 सालों में विश्व के तमाम, अगर बांग्लादेश जैसे देशों को देखा जाए तो उसमें आगे खड़ा कर दिया है छोटे देशों में विश्व के। उसके बाद आप उसी से गुर्राएंगे? कैसे गुर्राएंगे? नहीं गुर्रा पाएंगे। आपको
उसके साथ तालमेल करनी पड़ेगी। वही तालमेल चाहे यूनुस हो या वहाँ XYZ कोई बैठ जाए, भारत को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। भारत को साथ लेके आपको चलना ही पड़ेगा। भारत को साथ लेकर खालिदा ये शेख हसीना चली, उसकी तस्वीर बांग्लादेश में भी दिखाई दी उस विकास की। अब बिल्कुल, जैसा हमने जिक्र किया आपसे कि वहाँ की GDP ने रिकॉर्ड, वहाँ बांग्लादेश की आज़ादी से अगर देखा जाए 1971 के बाद से और अब तक जो भी बांग्लादेश ने अपना सफ़र तय किया है, भूखा नंगा देश कहा जाता था। आज 2008 में मैं बांग्लादेश गया हुआ था, तो वहाँ पर एयरपोर्ट आने के लिए 3 घंटे पहले निकलना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 2 फ्लाईओवर थे मात्र। एक फ्लाईओवर ढाका में जब आप वहाँ से चलिए तो ये लगता था कि ये सड़क है, क्योंकि यहाँ वाहन जा रहे हैं, वरना सड़क नाम की चीज़ नहीं थी। यानी कि उसमें कोई तारकोल नहीं, उसमें कोई डामर नहीं। सड़क वो इसलिए थी कि उसमें ठेला गाड़ी भी चल रही है, उसी के बीच में गाड़ी चल रही है, और उसी में लगता था कि जैसे आंधी का गुबार आ रहा है। 2008 का वो साल देखिए। अब आप बांग्लादेश जाइए तो बड़ा चेंज आया है। आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि आप उस बांग्लादेश में आए हैं जो 2008 में था। ऐसा लगता था जैसे हम किसी गांव में किसी आदिवासी की, मतलब ढाका जो राजधानी है वहाँ की ये दशा थी। बाकी शहरों और बाकी जगहों की क्या हाल होगा? तो इसमें चाइना ने सपोर्ट नहीं किया आपको, इसमें आपको पाकिस्तान ने सपोर्ट नहीं किया। इसमें अगर आपको सपोर्ट किया था, आपको आगे बढ़ाने का काम किया था, तो भाई, छोटा भाई समझकर भारत ने किया था। बड़प्पन दिखाया था, गार्जियन की तरह आपको पाला पोसा, और पाल पोस के जब बड़ा किया तो आप गुर्राएंगे, भारत से गुर्राएंगे, और उसके बाद आप खड़े रह जाएंगे। कैसे खड़े रह जाएंगे? यही संकेत है, यही मैसेज है। एक चीज़ और कि चुनाव हो जाना चाहिए था, चुनाव नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद यूनुस या जो भी शेख हसीना के विरोधी लोग थे, वो लोग शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को ख़त्म नहीं कर पाए। इतने अत्याचार के बाद भी आज भी उनकी ताकत है, और शायद इसी की वजह से वहाँ पर ये लोग चुनाव कराने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं फ़िलहाल। देखिए, वहाँ पर कुछ खामियां हो गई शेख हसीना से, वरना ऐसे तख्ता पलट नहीं होता। थोड़ा सा अगर वो चौकन्नी होती, और कहीं ना कहीं हम उसमें और भी खामियां मानेंगे जो उनके मित्र राष्ट्र से, उनकी तरफ से जो इनपुट मिलना चाहिए था, खुफिया इनपुट, उसमें कहीं फेलियर हुआ। वरना जो सोशल मीडिया के जरिए वहाँ तख्ता पलट किया गया, बारिश के समय पे चुना गया, यानी कि प्लानिंग पहले से थी। उस समय सेना मूव नहीं कर पाई। सोशल मीडिया को आपने ख़त्म नहीं किया। आपके देश में इतना बड़ा विद्रोह होने जा रहा है, आपका तख्ता पलट होने जा रहा है, सोशल मीडिया आप बैन नहीं कर पाई थोड़े समय के लिए, तो कुछ चूक हो गई जिसकी वजह से तख्ता पलट हुआ। लेकिन अब अगर हम वहाँ बात करें तो अगर अवामी लीग शेख हसीना को हल्के में नहीं ले सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में बड़ा योगदान किया है। उनकी पार्टी ने सींचा है, उनके पिता ने खून से सींचा, उनके परिवार ने खून से बांग्लादेश को सींचा, और उसके बाद ये अपने कर्मों से, अपनी प्लानिंग से, अपनी योजनाओं से देश को आगे बढ़ा रही थी। तो इनकी जड़ें आम जनता, आम पब्लिक के बीच में बहुत मजबूत हैं। कुछ कट्टरपंथियों को उन्होंने किनारे किया था। कट्टरपंथ के साथ कोई देश कभी डेवलप नहीं हो पाया है, चाहे पाकिस्तान हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, तमाम नाम हैं ऐसे जो आज मतलब अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगे हैं। तो फिर बांग्लादेश की जनता भी समझदार है। ठीक है, धर्म है, अपने धर्म को मानना, अपनाना एक अच्छी बात है, लेकिन आप कट्टरता के साथ विकास की बहुत बड़ी गाथा नहीं लिख सकते हैं। आप विकास का बहुत लंबा रास्ता तय नहीं कर सकते, आप मंजिल नहीं पा सकते हैं। मंजिल पाने के लिए आपको लिबरल होना होगा, आपको फोकस करना होगा देश के विकास के लिए, ना कि आप खाली धार्मिक कट्टरता से चीज़ों को ले जाएं। तो बांग्लादेश के लोग इस बात को समझ चुके हैं, कम समय में समझ गए हैं, 1 साल के भीतर समझ गए हैं। आज के डेट में यदि यूनुस वहाँ चुनाव करा देंगे तो यूनुस डिफीट खा जाएंगे। असलियत ये है। इसलिए हमें लगता है कि मोहम्मद यूनुस वहाँ पर चुनाव को थोड़ा और टालने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं टाल पाएंगे। बिल्कुल। और खालिदा जिया भी पूरी कोशिश वहाँ पर कर रही थी कि इसका फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन शायद वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर अवामी लीग जो पार्टी है उसका आधार है, जनाधार है, उसके समर्थक हैं। और जिस तरह से बता रहे हैं आदित्य जी वहाँ के बारे में, वहाँ के डेमोग्राफी के बारे में, वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, और उनके इस बयान को लेकर, शेख हसीना के इस बयान को लेकर कि मैं ज़िंदा हूँ, और बहुत अच्छे से आपने उसको कंपेयर किया लोकनायक जयप्रकाश नारायण से इमरजेंसी से जोड़ते हुए। और ये जो बयान उनका था, ये उनके लोगों के लिए
कि निराश नहीं होना है, न रहो न निराश करो मन को, और हमारी जीत होगी और हम वापस लौटेंगे और वहाँ पर लोकतंत्र एक बार फिर से बहाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप भारत एक्सप्रेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए और इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।